जैसे प्रशांत जी लड़े, इसके लिए तो हम भी बहुत सारा वीडियो बनाकर डाले उनके सपोर्ट में। तो इसी लड़ाई की बात कर रहे हैं किसानों के लिए वैसे ही लड़ेंगे, किसानों के मुद्दे के लिए वैसे ही लड़ेंगे कि उनका जो सही हक का पैसा है किसानों के घर तो जीतने के बाद लड़िएगा। नहीं, हम तो लड़ाई बार अगले साल अब चुनाव के बाद ही आएगा। हम क्या किसानों के हक की भी लड़ाई कर रहे हैं, ठीक। लेकिन जब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा हम कैसे लड़ेंगे? बिना आप अस्त्र शस्त्र के कोई लड़ाई नहीं कर सकते हैं। अभी मेरे पास सिर्फ कलम है और मुंह में कलम से बस एक आवेदन डालना है, जो कि यहाँ के कोई प्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम डालेंगे, पक्का डालेंगे। वही तो करें कि वर्तमान लड़ाई आप लड़िए, तब तो विश्वास होगा कि आप हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ के किसानों की लड़ाई के लिए तैयार हैं और सभी लोगों से, जनता से आपकी तरफ से हम कहना चाहते हैं कि आप या तो मैं खुद आता हूँ या आप खुद बुलाएं हमें, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा और इसके लिए काम करूंगा। किसानों की जो जनता है वहाँ की सेवा में अपना जो मेरा पेशा है, चिकित्सकीय पेशा है, मैं हृदय रोग का डॉक्टर हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ बेगूसराय में, उसकी सेवा में आते रहता हूँ। आप इस क्षेत्र में बैठे हुए हैं, ये बेगूसराय जिला में आता है और आपको अपने जिला मुख्यालय जाने के लिए 3 घंटे बर्बाद करने पड़ते हैं। रही राजनीति की बात, राजनीति में कोई जाकर के कुदाल नहीं चलाने लगता है, प्रोसेस होता है। आप किसी भी राजनेता को नहीं देखेंगे अपने से रोड बना रहा है, प्रोसेस से बनता है, वो काम होता है, वो दिमाग से काम होता है। आप किसी एक स्कूल में सिर्फ नाम दे रहे हैं, डिग्री कॉलेज हो जाता है, उसके लिए संसाधन की जरूरत है। डिग्री कॉलेज में डिग्री बांटी जाएगी, पढ़ाई नहीं होगी। लग रहा था कल हमारा सामू पुल बन गया, आज बोले कल बन गया। हम किसी का नाम नहीं लेंगे। जिसको 60,000 वोट आया, इसका मतलब 1,40,000 लोगों ने उसको डिनाई किया। अब मुझे उनसे थोड़ी लड़ाई करना है, मुझे यहाँ की समस्याओं को लड़ाई करना है, यहाँ की जनता के दिल को जीतना है। वो कौन खड़े, उससे क्या मतलब है? हम मुझे किसी से लड़ाई नहीं है, मुझे सिस्टम से लड़ाई है कि जो हमारा जो भ्रष्ट सिस्टम है, इससे लड़ाई है। हम जाति में तोड़ेंगे नहीं, जाति और धर्म को जोड़ करके हम राजनीति करेंगे। जब जेल में जाते हैं उसमें 40% दारू से जुड़े मुद्दों से लोग वहां बंद है। अगर हमसे अच्छा कोई कैंडिडेट जनस्वराज से आता है तो मेरा समर्थन 100% साथ रहेगा। मैं इसी तरीके से फिर आऊंगा। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी और हमारे साथ डॉक्टर रंजन चौधरी जी हैं। और डॉक्टर रंजन चौधरी बेगूसराय के फेमस डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर होने के नाते नहीं, ये जनसुराज से जुड़े हैं और मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी जनसुराज पार्टी का बता रहे हैं। तो इस वजह से आज इनका इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले सामू की धरती पर आपका स्वागत, पहली बार आप शायद सामू में आए हैं, तो यहाँ के जनता को क्या कुछ कहना चाहिएगा? सबसे पहले तो रवि जी, आपके मोबाइल टीवी को, जो आपका ये चैनल है, इसको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि एक कहता है कि पत्रकार जहां न जाए रवि वहां पहुंचे पत्रकार। आप मुझे रात में, इस लगभग 9:30 बज रहा है रात में, आप मुझे खोज लिए सामू की धरती पर। पहले तो धरती को नमन करता हूँ कि पवित्र धरती है जो गंगा के हृदय में बसी हुई, जहाँ गंगा हर साल अपना छाप छोड़ के जाती है। ऐसी धरती पर आना एक अपने आप में अभूतपूर्व काम होता है। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ। और आपने बोला पहली बार, तो नहीं, इससे पहले मैं कई बार आया हूँ आपके बगल में हाई स्कूल में, मैं कई कैंप में यहाँ पर आया हूँ और सामू की जो जनता है वहाँ की सेवा में अपना जो मेरा पेशा है, चिकित्सकीय पेशा है, मैं हृदय रोग का डॉक्टर हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ बेगूसराय में, उसकी सेवा में आते रहता हूँ। हाँ, राजनीतिक तौर पर मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, तो आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, डॉक्टर का पेशा बोला जाता है कि भगवान का पेशा है, और नेता के बारे में अभी अगर हम कोई इमेज बनाते हैं तो रावण जैसा इमेज ही बनता है, लोगों में जो एक पुलिस का हो, नेता का हो, ऐसा बन गया है। तो डॉक्टर के पेशा से, मतलब एक भगवान के पेशा से इस पेशा में आने का कैसे सोचा, क्या मतलब दिमाग में आया? आपको थोड़ा सा मैं ज्यादा, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई जैसे हैं, और नेता का पेशा जो बोले रावण वाला, ये हम लोगों ने बनाया है, क्योंकि अच्छे लोग की एंट्री बंद हो गई थी, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से थे, जिसका जो गांव में या जिसको कोई काम नहीं होता था, वो लोग जाते थे इस पेशे में। आपको ऐसे ऐसे नाम बताऊंगा जो हमारे नेता बने हैं, जिसके नेताजी के नाम से ही फेमस हुए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उस समय जब अंग्रेज के जमाने में थे, उस समय उन्होंने आज के यूपीएससी को छोड़ करके उन्होंने नेता का चयन किया था कि नहीं, मुझे भारत देश की सेवा करनी है, देश के आजादी में अपना योगदान देना है। आप महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, वो पेशा छोड़ करके यहाँ पर आए थे, आंदोलन किए थे, तब हमको आजादी मिली थी। इसलिए नेता को आप ऐसे नहीं मानिए कि नेता आप के राजनीति, आप जाए ना जाए, राजनीति आपका हमेशा पीछा करती है। आप इस क्षेत्र में बैठे हुए हैं, ये बेगूसराय जिला में आता है, और आपको अपने जिला मुख्यालय जाने के लिए 3 घंटे बर्बाद करने पड़ते हैं, क्योंकि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। जो कि 20 मिनट की दूरी हम तय कर सकते थे, और हम लोगों ने उसको 3 घंटे तक अभी बना के रखा है। मैं जिस सड़क से चल के आ रहा था, सड़क की स्थिति आप खुद बता सकते हैं, आप यहाँ पर रहते हैं, उसको बता सकता हूँ। और मुझे ये आश्चर्य लगता है कि इस एरिया में इतनी जनसंख्या है, हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, वो पढ़ने के लिए, डिग्री लेने के लिए कहाँ जाती हैं? 30 साल से जब पूरा देश में इतना विकास हो रहा है, और हमारे घर की बेटियां, बहनें पढ़ने, डिग्री लेने के लिए इतने दूर जाती हैं। इस विकास की बात हम लोग कर रहे थे।
इसलिए कि मैं डॉक्टर हूं, मैं बीमारी का इलाज करता हूं, तो राजनीति में जो बीमारी है उसका भी इलाज करके दिखाऊंगा, इसलिए राजनीति में आया हूं। अच्छा, ये कब विचार आया कि राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि आगे की समस्या के बारे में इसको लेकर हम बात करेंगे। देखिए मैं आऊं ना आऊं, आप कभी आएंगे, आने वाली पीढ़ियां आएंगी, किसी ना किसी को इसकी जिम्मेवारी लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मैंने चिकित्सा पेशा में जो मुझे इस धरती ने दिया है, इस मिट्टी ने दिया है, उसका एक कर्ज मेरे ऊपर है, उसको राजनीतिक तौर पर मैं उसको उतार करके आपके साथ रहूंगा। ये कैसे मैनेज कैसे करेगा डॉक्टरी का पेशा? ये अपने आप में एक व्यस्ततम पेशा है, उसके अलावा आप राजनीति में आइएगा, और अगर मटिहानी से आप राजनीति करने का सोच रहे हैं तो यहाँ समस्या बहुत ज्यादा है, और अगर इसमें आप इन करिएगा तो 24 घंटा भी कम पड़ने वाला है, तो कैसे मैनेज करिएगा? बताता हूँ, आप जो डॉक्टरी पेशा ऐसी पेशा है, यहाँ अब इतने लोग बैठे हुए हैं और मेरे पास ये हुनर है कि मैं ये काम करते करते यहाँ भी 10-20 लोगों का इलाज कर दूं। वो पेशा मेरा कोई छीन नहीं सकता है, वो मेरा व्यक्तिगत है, मैंने हुनर उसको डेवलप किया है। रही राजनीति की बात, तो राजनीति में कोई जाकर के कुदाल नहीं चलाने लगता है, प्रोसेस होता है। आप किसी भी राजनेता को नहीं देखेंगे अपने से रोड बना रहा है, प्रोसेस से बनता है, वो काम होता है, वो दिमाग से काम होता है। आपके प्रधानमंत्री जी वहां बैठे हुए क्या सामों में कभी आए हैं? लेकिन सामों काम हो सकता है फिर भी। इसलिए तो जैसे हम हॉस्पिटल चलाते हैं, पेशेंट का इलाज करते हैं, उस पर इसका भी काम चलता रहेगा। मुझे जहां देखिएगा वहां जो डॉक्टर भी देखिएगा, और समाज में जो अभी प्रेजेंट में जो कमियां हैं, जो पिछले 25-30 सालों से हमने देखा है, भुगता है, उसका इलाज भी हम कर सकते हैं साथ में। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े, सामों में ही पढ़े, सामों में ही डिग्री ले, और सामों में ही यहीं पर रोजगार करे, ताकि हमारा जो दरवाजा यहाँ पर है वो सुना करके बिहार से बाहर दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ ना जाए। कितने सारे घर हैं, कम से कम 50% घर है, या तो बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले गए, या नौकरी के लिए चले गए, या मजदूरी करने के लिए चले गए, लेकिन हमारा घर सुना करके जा रहे हैं। कभी ना कभी तो रोकना पड़ेगा, नहीं तो पलायन होता रहेगा। अभी हमारे यहाँ युवाओं का पलायन हो रहा है, पैसे का पलायन हो रहा है। आप अगर खोजेंगे इस एरिया से कम सामो एरिया से, तो हर घर के एक बच्चे कम से कम कोटा जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं कोचिंग करने के लिए सिर्फ। आप समझ लीजिए कि एक घर से 1 लाख रुपया निकल रहा है, और यहाँ 10,000 बच्चे यहाँ से निकले हुए हैं, तो 10,000 गुना 1 लाख समझ लीजिए, कम से कम यहाँ से करोड़ों रुपया जो गाढ़ी कमाई है। आप लोग यहाँ पर किसान मेन पेशा है, यहाँ पर किसान पेशा है। दिन भर लोग किसान का काम करते हैं, उससे कमाते हैं, वो जो पैसे बचते हैं अपने बच्चों को भेज देते हैं। लोगों का यहाँ पर जो घर है अच्छा पक्का का नहीं बन पा रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ तो लेंगे, हो सकता है एक नौकरी करें, नहीं तो मजदूरी करें, लेकिन ये जगह छोड़ करके चले जाए। हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारे बच्चे यहीं पर रहे, यहीं पर रोजगार भी करे, और हमारी जिंदगी, हमारे परिवार की जिंदगी खुशहाल हो, इसलिए यहाँ पर आए। अच्छा, एक चीज तो आपको थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे, डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो डिग्री कॉलेज का रास्ता लगभग यहाँ बनने के लिए साफ है। ये इसलिए बता दे रहे हैं कि इसको लेकर सवाल होता है कि डिग्री कॉलेज के बारे में गलत अफवाह नहीं जाए, तो यहाँ लगभग रास्ता साफ है, ये अलग है। लेकिन यहाँ जो सबसे मेन समस्या अगर मटिहानी विधानसभा क्षेत्र की करें तो सिर्फ भ्रष्टाचार है। साधन यहाँ हर चीज का है, लेकिन भ्रष्टाचार जो है यहाँ सबसे जड़ है, जिसके वजह से सारी समस्या है। इसको लेकर क्या सोचते हैं? मैं आपको आंसर करता हूँ। आप बोले डिग्री कॉलेज का हल हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी के वर्ष में आकर के एक ढकोसला है। रही बात डिग्री कॉलेज की, तो जो यहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को पूछा जाए डिग्री कॉलेज क्या होता है। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जब लोग मैट्रिक करता था तो TNB कॉलेज भागलपुर, साइंस कॉलेज पटना एडमिशन लेने के लिए जाता था, मारवाड़ी कॉलेज, GD कॉलेज जो डिग्री कॉलेज होता है। आप किसी एक स्कूल में सिर्फ नाम दे रहे हैं डिग्री कॉलेज हो जाता है। उसके लिए संसाधन की जरूरत है, उसके लिए टीचर्स की जरूरत है, उसके लिए प्रोफेसर की जरूरत है, उसके लिए लैब की जरूरत है, प्रॉपर लैब की जरूरत है। अभी सिर्फ डिग्री बांटी जाती है, डिग्री कॉलेज में डिग्री बांटी जाएगी, पढ़ाई नहीं होगी। जितने भी आप पूछ सकते हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, आप माइक लगा पूछ सकते हैं कि पिछले 50 के दशक के बाद कोई नया स्कूल बना है? नहीं बना है। स्कूल को ही नामकरण करता है, यहीं पर अब इंटर की पढ़ाई शुरू हो गई। अरे इंटर की पढ़ाई बहुत बड़ी बात है, साइंस वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और अनेक विषय की पढ़ाई होती है। ना आपके पास टीचर्स हैं, ना आपके पास संसाधन है, ना प्रॉपर लैब है, और आप डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं। सब चुनावी ढकोसला है। यही तो इन सरकार की रही है हमेशा से कि शिक्षा स्तर को गिरा दो, ताकि हमारा जो जनता है क्वेश्चन ही करना छोड़ दो। क्योंकि जिनको भूख लगी रहती, पहले पैसा से खाना चाहेगा, तब क्वेश्चन पूछेगा। आज मुझे भूख, मेरी भूख मर चुकी है, हम खाना खाते हैं, इसलिए हम क्वेश्चन भी पूछना शुरू कर दिए हैं। ये डिग्री कॉलेज कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, ये डिग्री बांटने कॉलेज है। दो ही काम बचा है, स्कूल खिचड़ी के लिए और कॉलेज डिग्री के लिए, बस इसी यही है। ये इसमें
जो पिछले 25-30 साल की सरकार है, चाहे उसमें जो शामिल हो, भाजपा अगर है तो भाजपा भी इसमें शामिल है, शागिर्द है, राजद हो, जदयू हो, सब लोग इसमें शामिल है कि बिहार की जनता को पढ़ने ना दो। पढ़ लिख लेगा तो क्वेश्चन करना शुरू कर देगा, इसलिए इसको मूर्ख बना के रखो। हम तो कम से कम आपने डिग्री कॉलेज का बोले, मुद्दा खत्म हो गया। हम तो अभी हाल फिलहाल सुने छे कि नीतीश कुमार ये आए थे, अमित शाह आए थे कि भाई हमारा ऐसा लग रहा था कल हमारा सामो पुल बन गया, आज बोले कल बन गया, फिर काम खत्म, बात खत्म, आपने वोट जिताया, काम खत्म। अब फिर देखिएगा साल 2 साल बाद फिर से सामो पुल लगेगा कि बन रहा है, हम लोग दौड़ रहे हैं, हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो गई, हमारे बाबा दादा सब मर गए, ये सुनने के लिए हम सामो से बेगूसराय जाएंगे किसी दिन। बहुत सारे ऐसे लोग रहे जो गए ही नहीं बेगूसराय इस एरिया से, क्या सही बात है ना? तो इसलिए बोल रहे चुनाव है, इस चीज को खत्म करने के लिए हमें आना है। हम तो बोल रहे हैं कि अगर ठीक है बड़ा पुल बनने में टाइम लगता है, छोटा पुल तो बनाया जा सकता है, कम से कम लोगों को दूरियां तो कम हो जाती, लोग यहाँ से पढ़ने कम से कम जीडी कॉलेज जाएंगे, बच्चे जाएंगे डिग्री लेने के लिए तो अच्छे से जाएंगे वहां पर। जब तक मेरा कॉलेज नहीं बन जाता यहाँ पर तब जाएंगे। शाम में एक बेहतरीन हाई क्लास हॉस्पिटल की जरूरत है, हाई क्लास, जिसमें 24 आवर स्पेशलिस्ट सेवा उपलब्ध हो, 24 घंटे सर्जन हो यहाँ पर, गायनेकोलॉजिस्ट हो यहाँ पर, कि अगर डिलीवरी करवाने की जरूरत पड़े आपको इस टूटे हुए रोड पर या लखीसराय बेगूसराय जाने की जरूरत ना पड़े, सामो में हो ये चीज। ये पहले ही हो जाना चाहिए था, ये आज से 20 साल 25 साल पहले हो जाना चाहिए था, जो आज तक नहीं हुआ है। ये मेरा मुद्दा है। हमारे माता को, हमारे पिताजी को, यहाँ के बहनों को, किसी को छाती में दर्द होगा तो उसके लिए इलाज करने की व्यवस्था है यहाँ पर? नहीं है। आप पूछिए यहाँ की जनता से, सरकार से, आप पूछिए, आप पत्रकार हैं। मैं तो इस चीज को देखा, यहाँ पर इस परेशानियों को देखा, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास रोज पेशेंट आते हैं, मैं समझता हूँ किस परेशानी में आया है। जो काम संभव में हो सकता था वर्षों में नहीं पूरा हो, इसलिए हमको आना जरूरी है, हम आकर के इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये तो समस्या की बात था। अब है कि चुनाव तो लड़ने का आपने ठान लिया कि लड़िएगा, कैसे लड़िएगा? क्योंकि आपके सामने जो महारथी लोग हैं, भोगो सिंह की बात करें, राजकुमार सिंह की बात करें, या कम्युनिस्ट पार्टी महागठबंधन जिसे भी खड़ा करे, सबका एक फिक्स वोट है, लगभग 40,000 50,000 वोट पहले से फिक्स है। इस बीच में आप कैसे इन करिएगा और 50-60 हजार वोट मैनेज करके? क्योंकि सामने जो लड़ रहे हैं वो यहाँ के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, वर्षों से यहाँ राजनीति कर रहे हैं। देखिए, आप तो पत्रकार है, आप कह रहे उनका वोट है। मैं पिछला अगर वोट की बात करता हूँ, पिछला जो चुनाव हुआ था, सब बहुत सारे लोग बैठे हुए यहाँ पर, 3 कैंडिडेट को लगभग बराबर वोट आया, 60,000 के आया था, लगभग पोल 2 लाख हुआ। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जिसको 60,000 वोट आया, इसका मतलब 1,40,000 लोगों ने उसको डिनाई किया है, उसके अगेंस्ट डाला है। एक्स को अगर 60,000 आया है तो 1,40,000 लोगों ने उसको डिनाई किया, उसको देना स्वीकार नहीं किया है किसी को भी। आप समझ सकते हैं कहाँ उसका वोट है। अब मुझे उनसे थोड़ी लड़ाई करना है, मुझे यहाँ की समस्याओं को लड़ाई करना है, यहाँ के जनता के दिल को जीतना है। वो कौन खड़े उससे क्या मतलब है, हम तो जनता के दिल को जीतना है हमें। नहीं, ये जो जनता के दिल की बात करें तो आपके जस्ट बगल में जो बैठे हुए हैं, तो यहाँ से लेके मटिहानी तक हमको लगता है एक एक घर गए होंगे। ये पप्पू यादव के पार्टी के साथ में थे, एक एक घर तक इनकी पकड़ थी, एक एक घर तक इनकी पहुंच थी, और शायद ही सामो मटिहानी का या बेगूसराय का या पटना तक का कोई समस्या होगा जिसके लिए ये नहीं लड़े होंगे। लेकिन आप पीछे हालत देख सकते हैं इनके घर का, ठीक है। ना ही जनता का सपोर्ट है। अगर चुनाव की बात आ जाती है और ईमानदार होने पर क्या होता है आप समझ सकते हैं। तो ईमानदारी के बाद तो वोट 1000 वोट इनको आया था, ठीक है। तो ऐसे जनता के बीच में इसीलिए ये सवाल किया था कि कैसे आप लड़िएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे किसी से लड़ाई नहीं है, मुझे सिस्टम से लड़ाई है, कि जो हमारा जो भ्रष्ट सिस्टम है इससे लड़ाई है। हम ये बात जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि आप कहाँ अभी हैं, और ऐसे रहिएगा तो अगले 10-20 साल में कहाँ चले जाइएगा। और जब अपना हम बोलेंगे कि आप अपने बच्ची को देखिए कि जब 10-5 साल बाद ये कॉलेज जाएगी तो कहाँ जाएगी, स्वतः हमें वोट देंगे। क्योंकि मुद्दा पर बात ही नहीं हुआ आज तक, तो लोग जाति और धर्म पर लगे रह गए। हम पहली बार आए हैं कि हम जाति में तोड़ेंगे नहीं, जाति और धर्म को जोड़ करके हम राजनीति करेंगे। हमें किसी नाम से, किसी दल से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है अपने समस्या से, और ये भी कहेंगे समाधान कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। ये नहीं कि हम सिर्फ समस्या गिना दिए, हम समाधान कैसे करेंगे ये भी बता सकते हैं। मेरी लड़ाई ये है। जब आप भ्रष्टाचार का ही समाधान बताइए कि क्या सोचकर, क्योंकि हमारे समस्या बताए कि सिर्फ भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की जननी जो होती है ना, चुनाव से ही शुरू होता है भ्रष्टाचार। यही से जो करोड़ों रुपया खर्चा करके दारू मुर्गा दे करके वोट लेगा, तो क्या लगता है कि आपको 500 रुपया दे करके 500 में आपका भला करने वाला है? 500 रुपया दे करके और आपका करोड़ों का आपका हिस्सा छीन रहा है। ये जनता को बताने का प्रयास करेंगे, वहीं से होगा। हम भ्रष्टाचार फैलाने के लिए नहीं आ रहे हैं,
हम तो आ रहे हैं कि आपको समझिए कि आपके वोट की क्या कीमत है, आपके वोट की जो कीमत है उसको पहचानिए। किसी पर 500 हजार और मुर्गा दारू पर मत बिकी। अब इस बिहार में 2016 शराबबंदी चल रही है। आप बताइए शराबबंदी है या नहीं है? पहले तो दुकान में लोग जा खरीदता था, मेहनत करता था। अब घर में शराब मिलती है, पहुंचाई जाती है। पहले एक धंधा बना हुआ है, हमारे युवाओं को गुमराह किया गया, उसको इसमें जबरदस्ती धकेला गया। जो जेल में, अभी हम जेल के बहुत सारे पेशेंट का इलाज भी करते हैं, जब जेल में जाते हैं उसमें 40% दारू से जुड़े मुद्दों से लोग वहां बंद है। खैर ये तो एक बड़ा मुद्दा है, अलग मुद्दा है, इस पर हम फिर कभी मिलेंगे तो आपसे चर्चा करेंगे। भ्रष्टाचार का बोला, हाँ। भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना होगा, व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है, व्यवस्था को परिवर्तित करिए। अच्छा चलिए लास्ट सवाल एक करते हैं। जनसुराज में है कि 6-7 कैंडिडेट एक क्षेत्र में आपने सेलेक्ट करते हैं, उसमें से किसी एक को लास्ट में हम टिकट देंगे, ऐसा एक कुछ प्रावधान है। जी। तो इसमें तो है कि अभी आप भी आए हुए हैं, दूसरे लोग भी आ रहे हैं जो आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं। लास्ट में देखिए कहीं न कहीं अगर एक आदमी प्रयास करता है, मेहनत करता है, तो साधु हर 7 आदमी, 6 आदमी जो भी आप लोग हैं, हर आदमी साधु तो नहीं हो सकते हैं। कहीं न कहीं मन में ज़रूर होगा कि हमको क्यों नहीं मिला, हम तो मेहनत किए हैं, और हो जाना है जहाँ 6 आदमी, 7 आदमी में कॉम्पिटिशन होगा। तो इसमें तो आप में आपसी मतभेद ही हो जाएगा कि अगर हम मेहनत किए, हमको नहीं मिला, तो वहीं से आप में अंदरूनी एक तरीके से कलह बोलें या टूट शुरू हो जाएगा। तो पहले तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करिएगा कि फिर बाहरी से आप लड़ पाइएगा? इसको सुनिए, पहले तो 2 चीज़ है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है, अधिकार मिला हुआ है। आप भी लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं, ये भी लड़ सकते हैं, लोकतंत्र है ये। सबको इच्छा है, सबकी महत्वाकांक्षा होती है। अच्छी महत्वाकांक्षा रखना कहीं से गलत नहीं है। पोस्ट निकलता है आईएएस का, मात्र 22-50 पोस्ट निकलता है, लाखों लाख यूपीएससी में एग्जाम देते हैं, देते हैं। जब लाखों एग्जाम देते हैं उसमें किसी का सिलेक्शन होता है। तो जब हमारे जनसुराज ने इतना पारदर्शी बना दिया है इस प्रोसेस को, प्रक्रिया को, कि आप किस क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं, उधर जितने कैंडिडेट होंगे, उस कैंडिडेट में जनता किसको सबसे ज्यादा पसंद कर रही है, उसको वो उतारेगी। ये उसका प्रोसेस है। ये नहीं कि हमारा मन है कि हमको लड़ना है तो हम लड़ेंगे ही, या हमको टिकट नहीं मिला था हम विद्रोह कर देंगे, ऐसे कोई भावना नहीं है। हमारा मकसद लड़ना, चुनाव जीतना नहीं है। तो रोज हर बार चुनाव 5 साल में आ रहे हैं, हो रहे हैं, जीत के लोग जा रहे हैं। पिछली बार जिसको आप जिता के भेजे हैं वो भी जीत के गए। आपका दुर्दशा देख लिए 5 साल में क्या क्या हुआ, आप समझ सकते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। तो चुनाव के बाद मुद्दा अलग है, जनता किसको सबसे ज्यादा लाइक कर रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे अच्छा कोई कैंडिडेट जनसुराज से आता है तो मेरा समर्थन 100% के साथ रहेगा, मैं इसी तरीके से फिर आऊंगा। मगर हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल या किसी पोस्ट के लिए नहीं है। हमारी लड़ाई है, हमारे मुद्दे की लड़ाई है कि हमारे जो वृद्धा लोग हैं जिनको कि मात्र 400 रुपया पेंशन मिलता है, 400 में एक डॉक्टर का फी भी पूरा नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं उसको 2000 पेंशन मिले कम से कम। अगर पति पत्नी दोनों वृद्धा है तो 4000 रुपया घर में आएगा, कम से कम उसको अपने बच्चे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अब बच्चे क्या गलती है, वो भी बेरोजगार बचा हुआ है, वो कहाँ से पिता का इलाज करवाएगा, कहाँ सेवा कर पाएगा। हमारी इच्छा है कि हमारे जो घर की महिलाएं हैं जो काम करना चाहती हैं, पैसे की वजह से काम नहीं कर पा रही हैं, हम चाहते हैं उसको कम रेट पर ऋण दे करके उसको तुमको कुछ धंधा करो, सिलाई मशीन ही खरीद लो, कुछ काम करो, ताकि आपका परिवार थोड़ा सा अच्छा हो सके। हम चाहते हैं जो किसान यहाँ खेती कर रहे हैं वो इस खेती के बजाय ऐसी खेती करे जिसमें ज्यादा इनकम हो, उसको उसके लिए मुहैया करें। क्योंकि सबको नौकरी संभव नहीं है, लेकिन रोजगार सबको संभव है। और इससे निकलने का सिर्फ और सिर्फ गरीबी से निकलने का एक रास्ता है, शिक्षा। आज हम फूस के घर से, मैं फूस के घर में रहा हूं, वहां से निकल करके मैं घर बनाया। क्यों? शिक्षित हुआ, पढ़ाई किया, मैं डॉक्टर बना तो मैं अपना घर बनाया। तो गरीबी से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो शिक्षा है। शिक्षित अगर आदमी हो जाएगा और व्यवस्था मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं रोजगार कर लेगा, जी लेगा वो। और ऐसे नहीं तो ये नरक की जिंदगी में जीने को मजबूर किया जाता है। सिर्फ चुनावी वर्ष में आपको ये सब सारे मिल लेंगे, सरकारी सौगात हजारों करोड़ों का, फिर काम खत्म, बात खत्म। ये स्थिति है। तो बिहार को पिछले 30-35 सालों में, आप लोगों को बता दें, आजादी के बाद बिहार नंबर 1 स्टेट हुआ करता था। उस समय जब कहीं कल कारखाने नहीं लग रहे तो उस समय बेगूसराय में कल लगे थे, रिफाइनरी हुआ था, बहुत सारी मिलें लगी हुई थी। उसके बाद से कोई रियल विकास नहीं हुआ, हम लोगों को रोका गया। और अभी बिहार जो पूरे भारत में सबसे लोएस्ट स्तर पर है। जिस सड़क की बात आप करते हैं, ये सड़क साउथ इंडिया में 50 साल पहले बन चुका है, आप 50 साल वहां से पीछे चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि यही विकास हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। विकास के कम 4 आयाम है, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार, पलायन, जो कह लीजिए। कम से कम 4 चीज होना चाहिए, तब हम विकसित
बिहार की कल्पना कर सकते हैं। अब विकसित बिहार पर कल्पना करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है। ये व्यवस्था परिवर्तन में हम जन स्वराज के साथ कदम से कदम मिला करके तैयार हैं। वो मुझे टिकट दे ना दे, हम चुनाव लड़े ना लड़े, मैटर नहीं करता है। जनता के लिए आप लड़िए। जनता के लिए हम ये रहेंगे। लड़ाई में हम एक चीज लास्ट में आपको सिर्फ एक सलाह देना चाहेंगे जनता की तरफ से या जनता की समस्या को भी। अभी अगर यहाँ की समस्या की बात करें तो अभी बाढ़ आई थी, बाढ़ के बाद लोगों को फसल क्षति, फसल बीमा और बाढ़ राहत की राशि दी जाती है, जिसमें करोड़ों की धांधली हुई है। कर्मचारी मिलके गांव से यहाँ तक कि गांव के ग्रामीणों के पास जो पैसा था वो भी हड़प के बैठ गए हैं, लेकिन इसको लेकर कोई जांच नहीं हो रहा। वो कर्मचारी अभी भी घूम रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या प्रयास करिएगा कि इस मुद्दे को लेकर जांच हो, उन लोगों को सजा मिले और जनता के साथ न्याय हो, क्योंकि अभी चुनावी वर्ष है। और ये अगर समय में ये करने में आप सफल होइएगा तो हमको लगता है जनता से भी कनेक्ट हो पाइएगा और भ्रष्टाचार से एक लड़ाई भी होगी। तो क्या इसमें आप शामिल होइएगा, प्रयास कीजिएगा? एकदम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। और क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, ये पहली बार नहीं है कि जिस एरिया में बैठे हैं पहली बार बाढ़ आई है। ये हर दूसरे साल तीसरे साल बाढ़ आती है आप लोग है ना, और हर साल ये बंदर बांट होता है। तो हमारा मकसद उसी को लेके ही है, किसानों को लेकर के है कि आपको किस प्रकार से ऐसे एरिया में जहाँ दिक्कत हो रही है कैसे आपकी समस्या का समाधान करें, और इसको अगली बार से अगला जो भी बार कोई आएगा ये समस्या नहीं आएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, पिछले किसी से बात हमको नहीं करना है, क्या पीछे हो रखा है। नहीं, पीछे नहीं, ये अभी हो रहा है। ये वर्तमान समस्या बता रहे हैं। वर्तमान समस्या इसी में नहीं है, हर चीज में भ्रष्टाचार जड़ तक फैला हुआ है। किसान तो छोड़ दीजिए, जो बच्चे आपके भाई भतीजा बहन आपकी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके सारे सीट बेच लिए गए। आप देखिए बीपीएससी कितना हम लोग इस पर किए हैं, मेहनत की, आंदोलन किया। जैसे प्रशांत जी लड़े, इसके लिए तो हम भी बहुत सारा वीडियो बनाकर डाले उनके सपोर्ट में। तो इसी लड़ाई की बात कर रहे हैं के लिए वैसे ही लड़ेंगे, किसानों के मुद्दे के लिए वैसे ही लड़ेंगे कि उनका जो सही हक का पैसा है किसानों के घर जीतने के बाद लड़िएगा। नहीं, हम तो लड़ाई बाढ़ अगले साल अब चुनाव के बाद ही आएगा। हम क्या लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, किसानों के हक की भी लड़ाई कर रहे हैं, ठीक। लेकिन जब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा हम कैसे लड़ेंगे? बिना आप अस्त्र शस्त्र की कोई लड़ाई नहीं कर सकते हैं। अभी मेरे पास सिर्फ कलम है और मुंह में कलम से बस एक आवेदन डालना है, जो कि यहाँ के कोई प्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम डालेंगे, पक्का डालेंगे। वही तो करें कि वर्तमान लड़ाई आप लड़िए, तब तो विश्वास होगा कि आप हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ के किसानों की लड़ाई के लिए तैयार हैं और सभी लोगों से, जनता से, आपकी तरफ से हम कहना चाहते हैं कि आप या तो मैं खुद आता हूँ या आप खुद बुलाएं हमें, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा और इसके लिए काम करूंगा। तो ये सुन रहे थे जन स्वराज की तरफ से हमारे साथ अभी रंजन चौधरी जी बात कर रहे थे। और आप क्या सोचते हैं और ये इनकी लड़ाई में आप क्या समझते हैं कि कितना आगे ये जाएंगे? सपोर्ट करते हैं, विरोध करते हैं? जो भी कुछ है आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि अगली बार जब भी इनसे मुलाकात होगी तो आपके सवाल को भी हम इनके सामने रखेंगे। और ये समस्या जो भी बात कर रहे थे, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में भी लिखे, ताकि इन तक वो बात पहुंच सके। तो जो लोग भी जुड़े हैं उनका बहुत बहुत